अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आप कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, आगाज़ में आज हम एशिया कप की बात करेंगे, क्योंकि जो क्रिकेट शायकीन हैं वो एक मखमसे का शिकार दिखाई दे रहे हैं कि एशिया कप में हमारी टीम क्या अगले मैचेस खेलेगी या नहीं खेलेगी। क्योंकि ये तशवीश इसलिए पाई जा रही है, आपको पता है कि मुतनाज़ रेफरी जो हैं एंडी पायक्राफ्ट, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा था कि उन्हें हटाया जाए, वरना एशिया कप के जो बकिया मैचेस हैं वो पाकिस्तानी टीम नहीं खेलेगी। और अपने इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है। तो एशिया कप में ये जो शेक हैंड का तनाज़ा था, अब जनाब बहुत ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। और पहले ये इत्तलात आई कि ICC ने पाकिस्तान का मैच रेफरी को जो हटाने का मुतालबा है उसे मुस्तरद कर दिया है और वाज़े कर दिया है कि एंडी पायक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदारी के मौक़िफ़ पर कायम रहा है और कल कौमी टीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी मनसूख कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए दुबई ICC एकेडमी पहुंची और भरपूर प्रैक्टिस भी की। आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एशिया कप का अहम मैच शेड्यूल है। और फिर रात गए ये खबर आई कि जो ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के मैचेस से मुतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने पर इत्तेफाक अब हो चुका है। उनकी जगह रिची रिचर्डसन का तकर्रुर किया जा सकता है और मामला तय पाने की सूरत में पाकिस्तान आज यानी बुध के रोज़ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में UAE से मुकाबला करेगा। फतह की सूरत में सुपर 4 मरहले में रसाई मिल जाएगी। फिर इतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा और आज PCB इस हवाले से अहम ऐलान करेगा। क्या PCB को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए? अगर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि भारत के तैयारे भी गिर गए और जंग भी हार गए। खेल के मैदान में हाथ ना मिलाना खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक अब पहुंच चुका है। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, तो क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफ़्फ़त मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था। बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द PCB टू डिसाइड। ये तो हमारे विफाकी वजीर इत्तलात हैं। उधर भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं भगवंत मान सिंह ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारतीय टीम को खूब आड़े हाथों लिया है, खूब क्लास लिया उनकी। उन्होंने कहा कि अगर मुसाफा ना करने का इतना ही शौक था तो पाकिस्तानी बैटर्स के कैच क्यों पकड़े। तो जनाब, ये है सारी सूरत हाल जिस पर हमने करनी है बात और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साबिक कैप्टन आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस। इत्तलात ये आ रही हैं कि ICC की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के मैचेस में एंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान भी है। ये पाकिस्तान के लिए कितना काबिल कबूल होगा? देखिए, जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ICC जो है वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दरमियानी रास्ता निकल जाता है कि रिचर्ड रिचर्डसन जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में आ जाएं और पायक्राफ्ट जो हैं वो दूसरे मैचेस में चले जाएं, तो उससे यह है कि ICC की भी फेस सेविंग हो जाएगी, एशिया कप भी बच जाएगा और क्रिकेट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। और अगर ये दरमियानी रास्ता नहीं निकलता तो फिर पाकिस्तान को जो है वो बड़े सोच समझ के जो है वो फैसला करना है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा जो है और पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करेंगे। तो अगर पाकिस्तान आपका बाइकआउट करता है तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है और क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए इसमें नुकसान तो क्रिकेट का होगा। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। ठीक है, पाकिस्तान की आजकल परफॉर्मेंसेस जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने ट्राई नेशन बड़ा एक्साइटिंग मैच जीता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। इससे यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा एक्साइटिंग क्रिकेटर्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है। और ICC को डेफिनेटली और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको नुकसान तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का होना जो है और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है।
तो हमें हैंडशेक ना करना बिल्कुल डेफिनेटली ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट तो है, लेकिन इसके ऊपर जो भारत है वो अपना मौक़िफ़ ये दे रहा है कि कानून में कहीं ये शर्त नहीं है कि जो प्लेयर्स हैं उनका हाथ मिलाना ज़रूरी है। क्या उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है और क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये लॉज में तो नहीं कभी भी होगा, ये स्पिरिट ऑफ द गेम में आता है, और स्पिरिट ऑफ द गेम में जो है वो प्लेयरों को फाइन भी होते हैं, कई दफा प्लेयर्स के ऊपर बैन भी लगते हैं कि अगर वो स्पिरिट को डेंट करते हैं। सो ये गेम की स्पिरिट जो है वो डेंट हुई है इस इकदाम से, और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। और जो पाकिस्तान ने जो कंप्लेन किया है जिस लॉ के ऊपर, वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना था। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और ताज़ा तरीन जो ठनी हुई है बातचीत इस वक्त PCB और ICC के माबैन और मुतालबात किए जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू हो रही थी। और जारी बात है कि कुछ लॉज नहीं होते, कुछ मामूली चीज़ों पर एथिक्स जो हैं वो कार फरमा होते हैं। और एथिक्स ये हैं कि आपको मैच और टॉस के दौरान हैंडशेक करने होते हैं, मैच खत्म होने पर हैंडशेक करने होते हैं, जो मुजाहिरा करना चाहिए। यानी ये चीज़ें तो डिबेटेबल होनी ही नहीं चाहिए कि ये लॉ है या नहीं है, ये एथिक्स में शुमार है। और हमने जब भी देखा है हमारी टीम जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे, उन्होंने जैसा मर्जी परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप जीत के लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने इन एथिक्स को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, और हम जानते हैं कि क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं कि खिलफत मिटाने के लिए किया जा रहा है। और अली, दूसरी चीज ये भी है कि खेल के मैदान में जब प्लेयर्स जाते हैं तो फिर हर चीज एक साइड पर रह जाती है, अमन का पैगाम भी दिया जाता है। देखिए, आप उन चीजों में इन चीजों को जो शामिल कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली रास्ते खोल के रखने हैं, जिस तरह से आर्ट्स है, जिस तरह से खेल है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें रास्ते खुले रहने चाहिए, इनको कैद नहीं करना चाहिए, ना हमारे प्लेयर्स को, ना हमारे फनकारों को। देखते हैं कि डिसाइड क्या होता है, पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है, PCB डटा रहता है, या फिर ये होता है कि दरमियानी सूरत हाल निकाली जाती है और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनके लिए जो मैच रेफरी हैं उनको जो तब्दील कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है और बाकायदा तौर पर ऐलान क्या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा सैलाबी सूरत हाल का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तबाही मचाई हुई है, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में सैलाबी रैले जो हैं वो गुजर तो गए हैं, लेकिन हर तरफ अभी अब देखें तो ताहाल पानी जारी है, और जो पानी कम हो रहा है, तबाही के मनाजिर दिल दहला रहे हैं। खुसूसी तौर पर अलीपुर की हम बात करेंगे। अलीपुर में हज़ारों मकानात को नुकसान पहुंचा, उसके साथ साथ लाखों एकड़ रकबे पर जो खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल, वो भी तबाह हो चुकी हैं, और हुकूमत पंजाब और फलाही इदारे इन इलाकों में खुराक पहुंचाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं, और हर तरफ पानी होने की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। बगैर किसी इमदाद के धूप में बैठे लोग अपनों से रब्ता ना होने पर परेशान हैं। मुमताज़ खान न्याजी, नुमाइंदा मुल्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया तो उतर चुके हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत ही अलमनाक दास्तानें छोड़ गए हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, जहाँ भी पानी उतरा है उसके बाद लोग जब अपने घरों को वापस जाके उन्होंने देखा है तो वहाँ तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं। घरों के घर मसमार हो गए हैं, और फिर जो घर गिरे हैं उसमें ये हुआ है कि जो सैलाब के दौरान कुछ गैंग्स थे जिन्होंने उनके सामान चोरी कर लिए, उनके TR गार्डर तक उठा कर ले गए। वो कश्तियाँ उन्होंने हायर की हुई थी और वो गैंग बनाकर फिर रहे थे, और इतना खौफनाक पानी के अंदर उन्होंने जब गिरे हुए मकानों के जो सामान बचा कुचा था वो भी उठा कर ले गए। इस वक्त दरिया चनाब ज़िला मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला शहर। जी, मुमताज़ खान न्याजी से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बता रहे थे कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्तान में, और जो हमारे वज़ीर हैं शहबाज शरीफ, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम सूबे और मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, और हालिया बारिशों के पेश नज़र नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जाएगा, और फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो एक तरफ है ये जो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र अभी मुमताज़ कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर आ गए हैं, जो जिस भी हालत में छोड़कर आए हैं, वहाँ से अब चोरियाँ हो रही हैं। तो ये भी हम में से ही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में, ऐसी नागहानी आफात की
सूरत हाल में तो हमें एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे की मदद करनी होती है, एक दूसरे का सहारा बनना होता है। हम मुसलसल आपसे अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ दें और जो लोग इन इलाकों तक पहुंच सकते हैं वो जाकर इन लोगों की मदद करें, खास तौर पर उन्हें खाना पहुंचाएं, उनके जानवरों का राशन मतलब जानवरों के लिए चारा दिया जाए। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स दिखाई दे रही है। हम इंसानियत भी भूल गए हैं और हम ये भी भूल गए हैं कि हम इतनी बड़ी आफत से गुजर रहे हैं, तो अपने उन बहन भाइयों का साथ दें, बजाय इसके हम जाकर वहां पर चोरियां कर रहे हैं। जो बचा कुचा उनका सामान है वो हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? इसमें तो आपको अपना एहतसाब खुद ही करना है। यहाँ पर तो पुलिस नहीं जा सकती, यहाँ पर तो इदारे नहीं जाएंगे आपकी पकड़ तो ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं वहां? ये जिस तरह से मुमताज बता रहे हैं कि प्राइवेट जो बोट्स हैं वो हायर करते हैं, वो लेते हैं और रात के औकात में ये लोग जाते हैं जब वहां पर पानी बहुत ज्यादा। तो क्योंकि डेफिनेटली जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो उस वक्त तक तो वहां मौजूद रहते हैं जब तक वहां कोई लोग हैं। जब वो सबका इनकलाब मुमकिन बना लेते हैं फिर वो किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उस वक्त की जो सूरत हाल है उसका फायदा उठाते हुए लोग दूर हो गए, पुलिस वाले पहुंच नहीं पा रहे। आप इतनी मेहनत करके इन घरों में जाके चीजें उठाकर लेके आ रहे हैं, इंसानी जानों को उठाकर ले आए जिनको ज़रूरत है। अब पानी की सतह कम हो रही है तो पता चल रहा है कि कितने नुकसान हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें यहाँ फंसे हुए लोगों को बचा कर ले आए। कुछ दुनिया कमा ली है, कुछ आखिरत भी कमा लें। तो इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती मशीनरी है वो तो जो कुछ हो पा रहा है कर रही है, साथ साथ ऐलानात भी हो रहे हैं। देखते हैं कि किस हद तक इसका जो है अमली तौर पर मुजाहरा भी किया जाता है। का जब तखमीना लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जानी हो या माली हो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मुमताज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मुमताज बताइएगा कि आपने बताया कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन बनी हुई है, इमदाद के लिए तो लोग आ ही रहे हैं लेकिन चोरी चकारी भी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में जो लोग बचा कुचा सामान छोड़ आए हैं उसके लिए भी लुटेरे वहां पर पहुंच रहे हैं। जी ये मतलब है कि ये एक बात थी कि जो अपने घर छोड़ के आए थे, जो 5.5 लाख क्यूसेक और उधर से सतलज में 1.5 लाख क्यूसेक के बावजूद घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सैलाब एक दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा 5.5 लाख क्यूसेक सैलाब में आया और 3 दफ़ा 2.25 लाख क्यूसेक जो है वो सतलज में आया। और जब ये मिला आके जलालपुर पीरवाला और अलीपुर के इलाके में तो वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी अलीपुर और जलालपुर पीरवाला जो है वहाँ पे पानी है, चारों अतराफ में पानी है। बाकी तकरीबन जनूबी पंजाब में पानी उतर चुका है लेकिन वहाँ अभी भी पानी है। और मोटरवे जिसके नीचे पानी से गुजरने के रास्ते बनाए हुए थे, पहले ऑलरेडी उन्होंने दरिया के रास्ते छोड़े हुए थे। तो उसके साथ जो अहमदपुर शर्किया रोड है उसको शगाफ डाला गया था। मोटरवे 5 जगह से जो है ना वो टूट चुकी है और मोटरवे पे रास्ता ट्रैफिक बंद कर दी गई है। इसके साथ फसलों का नुकसान हुआ है। बागात जो कि आम जो है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये 2 अजला हैं जो इस सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। इसमें अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में आता है और जलालपुर पीरवाला जो है वो मुल्तान शहर की आखिरी तहसील है। तो वहाँ पे बागात हैं, बागात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और उसके अलावा वहाँ पर अब जो है जो सूरत हाल ये है कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी झीलें बन गई हैं। पानी जो वापस गया है तो जो गहरे इलाके थे, नशेबी इलाके थे, वहाँ पानी खड़ा हो गया है, वहाँ झीलें बन गई हैं और उन झीलों की वजह से मच्छरों और दीगर जो चीजें हैं उनकी पैदाइश की वजह से शुरू हो गई। मुमताज खान नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वबाई अमराज भी वहाँ फूटने का खदशा है। तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से पानी का इनखला मुमकिन बनाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और साथ साथ जो कुछ अजला हैं जो ख़ास तौर पर तहसीलें अफेक्टेड हैं, जिस तरह से अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में जो तहसील है, जिस तरह जलालपुर है मुल्तान में, इन तहसीलों में जो हुकूमती मशीनरी है उसको जल्दी से डिप्लॉय करना चाहिए और यहाँ से पानी का इनखला मुमकिन बनाना चाहिए। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में जो दरिया हैं उनकी पानी की सतह कम हो रही है, लेकिन जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही के बाद अब पानी जो है दरिया सिंध में दाखिल होना शुरू हो गया है, तबाही मचाना शुरू हो गया है। कंदकोट, नौशहरा फिरोज, घोटकी, दादू, लाड़काना इजला के कच्चे कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मकीनों की जानिब से बनाए गए ज़मींदार बंद भी मुख्तलिफ देहातों में टूट गए हैं और दरिया सिंध में सखर और गुड्डू और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। वहाँ जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। इस पर भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सखर हमारे साथ मौजूद है शहजाद ताबानी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, सबसे पहले बताइएगा कि सूरत हाल है क्या, क्योंकि जनूबी पंजाब में तो जो तबाही के मनाजिर हैं वो आपने भी देखे भी सुने हैं, हमारे नुमाइंदे जिस तरह से मुमताज़ बता रहे थे। यहाँ के बैराजों की क्या सूरत हाल है? मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम।
दरिया सिंध के सैलाब की अगर बात करें तो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर, सक्खर बैराज पर भी अब ऊंचे दर्जे का सैलाब हो गया है, जबकि कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरीके से जनूबी पंजाब का जिक्र किया आपने, बिल्कुल हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई। यही खौफनाक सैलाब जो है अब सिंध के अंदर दाखिल हुआ हुआ है और मुख्तलिफ जो जिले हैं, 15 अतराफी जिले हैं सिंध के, वहां पर भी शदीद दबाव जो है इस पानी का है। कच्चे के इलाकों के अंदर जिस तरीके से बात करते आते हैं कि वहां पर जो है सैलाबी पानी ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ जो है वो सैलाब का पानी है। जमींदारी बंद टूटने की वजह से देहातियों के जो लोग, जो घर हैं, वो पानी तले आए हुए हैं और उसके अलावा उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब गुड्डू बैराज के ऊपर कंट्रोल रूम सक्खर बैराज ये कहता है कि पानी कम हो रहा है, 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी कम हुआ है। सक्खर बैराज पर थोड़ा सा बढ़ा है और कोटरी बैराज पर ज्यादा बढ़ रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो इंतजाम किए हुए थे, हमने जो कैंप्स लगाए हुए थे, हम जो दौरे कर रहे थे, हम जो बार बार जो है जाके टीवी पर बैठ रहे थे और दिखा रहे थे कि हम बहुत सारा काम कर रहे थे, तो ये काम मजीद अभी चलना है, क्योंकि सैलाब अभी आया हुआ है, खत्म नहीं हुआ। पानी थोड़ा सा कम हुआ है, हो सकता है कि पानी दोबारा भी बढ़ जाए। तो इंतजाम हमें वैसे ही रखने चाहिए, क्योंकि एक तो हम इंतजाम शुरू देर से करते हैं और जिस तरीके से थोड़ा सा पता चलता है कि अब ये मामला खत्म होने की तरफ जा रहे हैं तो हम वो खत्म कर देते हैं। तो खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दादू का जिला ऐसा है, नौशेरा फिरोज ऐसा है, लाड़काना ऐसा है, कनकोट ऐसा है, घुटकी ऐसा है, जिसके जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। वहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात के सामने। शहजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पर असेसमेंट सिंध हुकूमत की हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी असेसमेंट थी, वो लोग जानते थे कि कितना पानी आ सकता है, कितना केटर किया जा सकता है और दौरा करके इंश्योर भी कर रहे थे। कच्चे में तो बताते हैं कि पानी अक्सर आ जाया करता है और वो इस पानी से जो है उल्टा मुस्तफीद हो रहे होते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पर लाखों क्यूसेक का जो पानी है, इसको, इनकी गुजरगाहों को छोड़े रखना और यहाँ पर कोई तामीरात ना करना, ये सिंध हुकूमत की हम समझेंगे कामयाबी है? शहजाद से भी राब्ता मुनक़ता हो गया। ये बात भी देखने वाली है कि आपने गुजरगाहों पर कोई तामीरात नहीं बनाई हैं, उनको गुजरने दिया जा रहा है पानी को, और हम सिंध में खासकर ये देख रहे हैं लाखों क्यूसेक का पानी वहां से गुजरता जा रहा है और अमूमन उनकी जो ये डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, ये पंजाब से होता हुआ सिंध की जानिब दाखिल होता है। तो पंजाब में तामीरात क्यों शुरू हो गई और सिंध में तामीरात क्यों नहीं है? और सिंध में क्या इसके लिए लायामल अपनाया गया है? क्या कोई तरीक़ेकार वाज़े किया गया है कि इन जगहों पर जो कि गुजरगाहें हैं कोई तामीरात नहीं होनी चाहिए? और पंजाब में ये तामीरात होने पर नुकसानात ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के नाम एक और खेल में बड़ी कामयाबी। यूरोप में होने वाली एफ क्लास लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान शूटर हुज़ैफा वलीद गिल ने शानदार कामयाबी हासिल की है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 800 यार्ड इनफरादी मुकाबले में चांदी का तमगा जीत लिया है और बरतानिया में मुनक़िद होने वाली चैंपियनशिप में दुनिया भर के 18 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 260 से ज़ायद निशानाबाज शरीक हुए। इन ममालिक में अमरीका, कनाडा, जर्मनी और बरतानिया के साथ पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम ने मजमूई तौर पर 1200 पॉइंट्स में से 1106 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल पॉइंट्स हैं। 2025 के इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल थे, लेकिन 800 यार्ड का मुकाबला सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहा, जिसमें हुज़ैफा गिल ने शिरकत की, बेहतरीन निशानेबाजी की, नुमाया पोजीशन हासिल की। मजीद चैंपियन शूटर हुज़ैफा गिल से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ैफा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, सिल्वर मेडल आपने जीता। ये बताइएगा कि एफ क्लास लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2025 का जो आपका एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा और जो आपकी कारकर्दगी थी उससे आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियनशिप हमारी बड़ी अच्छी रही। हमारी पाकिस्तान टीम ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, और इस चैम्पियनशिप में हम लगातार पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज पाकिस्तान टीम भी और इंडिविजुअली भी। स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 हमने इस सेम चैम्पियनशिप में, यूरोपियन चैम्पियनशिप में, पाकिस्तान टीम का गोल्ड था मेडल, और फिर इंशाल्लाह 2024 में पाकिस्तान टीम का ब्रॉन्ज मेडल था। इस साल हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम मेडल नहीं ले सके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम बाकी कंट्रीज में से नंबर 4 नंबर पे आई थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिल्वर मेडल था और मेरा स्कोर जो था वो 100 में से 116 डेसिमल्स पे था, वेयरएज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो पिछले साल का वो भी 100 आउट ऑफ 116 वी बुल्स पे था, जो कि वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वलाइज हुआ था। लेकिन क्योंकि जिसका गोल्ड मेडल था उसका 1 डेसिमल पॉइंट मेरे से ज़्यादा था, तो उनका 17 वी बुल्स के साथ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। राइट तो हुज़ैफा ज़रा एफ क्लास को भी डिफाइन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। एफ क्लास रेंज क्या कहलाती है? एफ क्लास बेसिकली एक शूटिंग की क्लास है, कैटेगरी है जो लॉन्ग रेंज शूटिंग के को डिफाइन करती है। लॉन्ग रेंज शूटिंग इज़ जो हमारी शूटिंग स्पोर्ट है, ये एक नया स्पोर्ट है दुनिया के लिए जो कि अभी इतना रिकग्नाइज भी नहीं है। वेयरएज इस शूटिंग स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी हासिल है। ये जो शूटिंग स्पोर्ट है एफ क्लास, ये होता है 800 यार्ड्स, 900 यार्ड्स और 1000 यार्ड्स के मैचेस होते हैं इस पे, और ये 20 शॉट्स का मैच होता है। और ये आपकी इसके लिए कंपटीशन राइफल्स होती हैं जो कि होती भी पर्सनली मेड होती हैं, आप कस्टमाइज करवाते हैं। ये कस्टम गन्स होती हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग रेंज और कम्पिटिटिव शूटिंग होती है। राइट ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि इस स्पोर्ट के बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और हम ये जानना चाहेंगे कि हुज़ैफा का सफ़र इस खेल के साथ शुरू कैसे हुआ, कब आपने डिसाइड किया कि आपको इस तरफ जाना है, और फिर ये भी बताइएगा कि नेशनली कौन कौन सी अचीवमेंट्स है आपके पास, कौन कौन से मेडल्स या कौन कौन से जो अवार्ड्स है वो आपने नाम कर चुके हैं अभी तक आप? जी, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। मैंने अपने फादर के साथ स्टार्ट की थी, मेरे फादर ने भी शुरू ही की थी, तो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन द रेंज विद हिम, और फिर ऐसे ऐसे करते करते उन्हीं ने मुझे ट्रेन किया। एंड एट द एज ऑफ 13 आई वन माई फर्स्ट नेशनल गोल्ड, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए शूटिंग करते हुए, और इन 10 सालों में आई हैव 16 गोल्ड मेडल्स, 8 सिल्वर मेडल्स, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप्स के, और अभी करंट मेरे 4 स्टैंडिंग नेशनल रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान में। जबरदस्त। बेहतरीन। हुज़ैफा, आपकी मोटिवेशन भी आपके फादर ही लगते हैं? जी, मेरी मोटिवेशन भी मेरे फादर है, मेरे ट्रेनर भी मेरे फादर है, मेरे कोच भी मेरे फादर ही है। राइट तो अच्छा ये बताइएगा कि जो आप लोगों ने मुकाबले में हिस्सा लिया उसमें से बताया जा रहा है कि जो 1200 पॉइंट्स थे उसमें से 1106 पॉइंट्स जो हैं हमारे शूटर्स ने हासिल किए, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट? ये वर्ल्ड लेवल पे एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्कोर है और एक बड़ा कम्पिटिटिव स्कोर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले बेहतर भी करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा का यूके का वेदर, यूके में क्योंकि ये यूरोपियन चैम्पियनशिप हो रही होती है तो काफ़ी सूटेबल नहीं था, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे थे, बारिश हो रही थी। वेराज एक हमारे लिए नई लर्निंग भी थी हमारी टीम के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो कि अगले साल हो रहा है यूके में, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग थी क्योंकि हमने इस वेदर कंडीशंस में कभी पाकिस्तान में फायर नहीं किया था। तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी जिस वजह से हम थोड़ा लैक कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस की और अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, ये भी बताएं कि इसकी जो प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग है वो किस तरीके से होती है, और जो लोग अब आपको देखकर इंस्पायर होकर इस तरफ आना चाहेंगे उनके लिए क्या रास्ता है, उन्हें किस तरीके से आना है, उनके लिए भी ज़रा रोशनी डालिए। हमारी एक एसोसिएशन है PLRA, विच स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान लॉन्ग रेंज एसोसिएशन। ये हमारी एसोसिएशन है जिसका कैंप जो ऑफिस है वो जेलम में बेस्ड है, जेलम आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में। वही हमारी नेशनल रेंजेस भी हैं जिस पे हमारे नेशनल मैचेस भी होते हैं, और ये जेलम में बेस्ड है। और अगर किसी ने भी स्टार्ट करना है तो PLRA की वेबसाइट भी गिवन है, PLRA के इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, फेसबुक पेजेस भी हैं, आप किसी पे भी जाके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपको इसके लिए इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है जो भी नया लोग आने चाहते हैं उनके लिए। तो फिर क्या मैसेज देंगे लोगों को इस इंटरेस्टिंग स्पोर्ट के हवाले से? मेरा मैसेज यही है कि आप को अगर
फायरिंग का शौक है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों में वैसे ही एक फायरिंग का वो बचपन से होता ही है। एक फायर तो आप फायर होता ही है एक पाकिस्तानी में, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। स्पेशली मी बीइंग अ यंग शूटर इन द चैम्पियनशिप, मैंने जब शूटिंग ज्वाइन की थी तो आई वाज द यंगेस्ट वन, और अब मेरा भाई जो है वो ही इज़ द यंगेस्ट वन, और अब वो भी मेरे साथ साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में फायर कर रहा होता है। Me, my father and my younger brother were part of the shooting 8-man team of Pakistan at the European Championship. जबरदस्त। तो अगर आप ज्वाइन करें तो ये बड़ा एक अच्छा स्पोर्ट है और इसका आगे बड़ा अच्छा फ्यूचर भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा गिल हमारे चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने रास्ता भी बता दिया है कि किस तरीके से अगर आप उनसे इंस्पायर होते हैं तो आप किस तरीके से इस खेल में आ सकते हैं और किस तरीके से आपको ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कोह पैमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंदी पर बरियल्ला चोटी को सर करके तारीख रकम कर दी है। ख़वातीन कोह पैमाओं पर मुश्तमिल ये जो तारीखी मुहिम है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनाकिद की गई, जिसमें चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ख़वातीन कोह पैमा शामिल थी। टीम की जो क़यादत है वो गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजोन ने की, जबकि टीम में इस्लामाबाद से मोना खान और आमना शब्बीर, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया बंगश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन और इकरा जिलानी, बलूचिस्तान से लारेब बतूल और सिंध से मदीहा सैयद और इस्लामाबाद से ही शाहरीन खान शामिल थी। और 4 रोज़ा ये मुहिम थी जो 7 सितंबर को सकरदू से शुरू हुई, जहां ख़वातीन कोह पैमाओं ने दियोसाई टॉप पर तरबियत और हाइकिंग की मशक़ें की और फिर मारूफ कोह पैमा साजिद सतपारा, अशरफ सतपारा, फ़िदा अली और शरीफ सतपारा ने टीम की रहनुमाई भी की। अल्पाइन क्लब के मुताबिक टीम ने 10 सितंबर को कामयाबी के साथ चोटी सर कर ली। मजीद इस हवाले से बात करते हैं, इस चोटी को कामयाबी से सर करने वाली कोह पैमा इकरा नहीं हमारे साथ मौजूद है। इकरा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, यूर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? सफ़र का आगाज़ मेरे लिए तो बहुत ही, आप कह लें कि एकदम सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस एक्सपीडिशन एंड आई हैव टू लीव इन अ फ्यू डेज फॉर स्कर्दू। तो बस फटाफट अपनी सारी किट जो है पूरी की, सामान जोड़ा, टिकट बुक की और स्कर्दू के लिए निकल गए। और इवन दो जब हमारे जाने वाले दिन थे, इसमें स्कर्दू में मौसम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन इतनी ज्यादा हो रही थी कि उसका एक अलग स्ट्रेस था कि पता नहीं जा भी सकेंगे कि नहीं। अच्छा इकरा, आपने तो सबको कंफ्यूज कर दिया है। क्या आपको कोह पैमा कहें, आप रॉक क्लाइंबर हैं, आप वॉल क्लाइंबर हैं? ज़रा बताएं ना कि आपका अपना ये जो जर्नी है ये कब से शुरू हुआ, कब से आपने ये स्टार्ट किया? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी। 2009 में मैंने वॉल क्लाइंबिंग ऐसे एज ए शौक ट्राई की थी। तब नई वॉल्स बनना शुरू हुई थी इस्लामाबाद में, और मैंने बस वैसे ही हम गए हुए थे और मैंने उसको क्लाइंब किया, मुझे मज़ा आ गया। मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी एंड टू दी सरप्राइज मेरे पेरेंट्स भी हैरान हो गए कि ये कैसे कर लिया है। उसके बाद मैंने एक जो क्लब है वॉल क्लाइंबिंग का उसको ज्वाइन किया। मैं स्कूल के थ्रू जाती रही, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स खेलते रहे, और फिर जो है जो हमारी माउंटेनियरिंग फेडरेशन है उधर से मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, उनके साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले, विन किया, और बस इसी तरह आगे चलती रही। बिल्कुल। तो इकरा, कैसे ट्रेन करती हैं आप? क्योंकि ये बड़ी मुख्तलिफ जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रॉक क्लाइंबिंग की बात करें, वॉल क्लाइंबिंग की बात करें, तो आपको जो है आपके बाजुओं में ताकत चाहिए होती है ताकि आप अपनी पूरी बॉडी का जो वेट है वो लिफ्ट कर सकें। लेकिन दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि पूरी बॉडी इंगेज होती है। आप पहाड़ सर करने निकले हैं तो खासकर उसमें टांगों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये दोनों बहुत मुख्तलिफ तरीके की ट्रेनिंग का नतीजा हो सकते हैं। तो किस तरह से ट्रेनिंग करती हैं आप? अच्छा, वॉल क्लाइंबिंग के लिए जो है आपको आपकी अपर बॉडी की ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके फोर आर्म्स हैं, आपके फिंगर टिप्स हैं, आपके शोल्डर्स हैं,
आपकी बैक है, क्योंकि आपने अपना वजन खुद सारा उठा के ऊपर चढ़ना होता है। और जो माउंटेनियरिंग है उसमें आप कह लेंगे आपके सारे कोर मसल्स जो हैं एंगेज होते हैं, आपकी टांगें, आपके पैर, आपका दिमाग, आपके हाथ, आपके कंधे, क्योंकि आपने अपना बैग भी उठाना होता है। और इन दोनों की ट्रेनिंग इकट्ठे करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं 1 by 1 चलती हूँ। अगर मैं वॉल क्लाइंबिंग कर रही होती हूँ तो मैं माउंटेनियरिंग नहीं कर रही होती, लेकिन अगर मैं माउंटेनियरिंग कर रही हूँ तो मैं वॉल क्लाइंबिंग नहीं कर रही होती। दोनों के लिए बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि बस 10 दिन ट्रेन किया और चल पड़े, क्योंकि आपको आपके लिए खुद भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये। मैं जिम भी करती हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, और वॉल क्लाइंबिंग के लिए मैं प्रैक्टिकली वॉल पे जाके प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक, जबरदस्त। काफी टफ किस्म का स्केड्यूल होगा आपका, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है, इतनी टफ ट्रेनिंग है आपकी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 4 रोज़ा मुहिम थी, इसमें आपने क्या कुछ सीखा और कितना आसान कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, और दियोसाई टॉप पर जो आपकी ट्रेनिंग हुई, हाइकिंग की एक्सरसाइजेज हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? दियोसाई टॉप पे हम 4 दिन तकरीबन रुके थे, और हमने जाके, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना था, तो हमने डिफरेंट ट्रैक्स किए थे। एक दिन हम एक लेक की तरफ चले गए, दूसरी तरफ हम ऊपर चले गए। ये हमारे लिए बहुत बेहतर था। और दियोसाई का जो आप कह लें कि जो ट्रेन है वो थोड़ा सा इजी है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इतनी धूप नहीं होती, थोड़ी ठंड होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जल्दी नहीं होती है। राइट, तो इसके अलावा कोई यादगार वाकया आपका, क्योंकि आपने डिहाइड्रेशन की बात की, कोई ऐसे जो वाकयात अक्सर रूनुमा होते हैं जो कोपेमाओं के साथ, कोई यादगार वाकया हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हम सब जो थे ना बहुत वेल इक्विप्ड थे, लेकिन इस पूरे ट्रिप पे हमें जो हम जो थोड़ा डरे हुए थे और वही चीज हमें वापस हॉन्ट करती थी, वो ये थी कि हमारे जाने से पहले वहां पे हमारी एक सिंगल के ऊपर बेयर अटैक हो गया था, जिसकी वजह से हम रात को अपने कैंप से बाहर निकल के वॉशरूम तक नहीं जाते थे, क्योंकि हमें यही होता था कि कहीं बेयर ना आ जाए। इसी तरह हम एक दिन थोड़ा ऊपर बैठे हुए थे, और दूर से हमें एक जो है आई थिंक काओ या इस तरह कुछ आ रहा था, और उसको जब वो दूर से आ रहा था तो हमें सिर्फ उसका एक ऐसी शेडो सा पिक्चर सी नजर आ रही थी, तो हमें लगा कि कहीं बेयर आ रहा है, बल्कि वो वीडियो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। हम बैठ के वैसे ही इंजॉय कर रहे थे, और हमने जब वो पीछे से आते देखा तो बस हम यूं दौड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि यार वो भी साथ था या वो भी साथ था, बस सबने अपनी अपनी दौड़ लगा दी। ठीक, जबरदस्त। ऐसे वाकयात भी होते रहते हैं। अच्छा, इकरा बताएं, फ्यूचर गोल्स क्या है? K2 या माउंट एवरेस्ट, पहले किसको सर करने का इरादा रखती हैं? क्योंकि ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी खवातीन तो कर चुकी हैं, चौथी आप बनने जा रही हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। चौथी तो नहीं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जरूर सबसे पहले K2 पर जाके सर करूंगी और पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खवातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सी खवातीन जो है वो घरों में बैठी सोचती हैं कि शायद वो ये नहीं कर पाएंगी, क्या उनको कोई पैगाम दे पाएंगी? बिल्कुल, खवातीनों के लिए ये पैगाम है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस एक दफा घर से बाहर निकलें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ठान लेंगे हमने ये करके रहना है, तो आप करके रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इकरा जिलानी हमारे साथ मौजूद थी, कामयाब एक्सपीडिशन थी, उसका तस्करा हम कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। अब खेलों का एक गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करते हैं। हमारे पास बहुत सी चीज़ें शेयर करने के लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि टोक्यो में जैवलिन थ्रो का जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो आज होगा, जिसमें अरशद नदीम और भारतीय खिलाड़ी के दरमियान मुकाबला होगा जो देखने को मिलेगा, जबकि जर्मनी की जो वेबर हैं उनके समेत दूसरे मारूफ जैवलिन थ्रोअर भी एक्शन में नजर आएंगे। और इस हवाले से अरशद नदीम ने अपने पैगाम में कहा है कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, फाइनल तक पहुंचूं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 4:45 पर शुरू होगा, तो जरूर देखिएगा। और जैवलिन थ्रो के मुकाबले का फाइनल 18 सितंबर को खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि अरशद नदीम ने रवां साल जुलाई में जो उनकी काफ की इंजरी थी उसके बाद सर्जरी करवाई थी, जिसकी वजह से वो डायमंड लीग के मुकाबलों से दस्तबरदार हो गए थे, और अब वो मुकम्मल फिट हैं। मेडिकल टीम ने उन्हें फिटनेस की क्लीन चिट दे दी है। और 2022 की भी अगर बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में आप जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट थे, जीतकर उन्होंने तारीख रकम की थी, और वो पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो में 90 मीटर की हद के करीब
फेंकने की सलाहियत दिखाई थी। तो वी विल विश बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम। क्वालिफाइंग राउंड में तो वी आर श्योर कि आप पहुंचेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ चैंपियनशिप जीतने की भी हमें उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में आपने गोल्ड जीता था, हमें तब भी आपने दुआ के लिए ऐसे ही कहा था, पूरी कौम ने बहुत दुआएं की थी, अब भी करेंगे और हमें आपकी सलाहियतों का भी पता है और इंशाल्लाह आप ही गोल्ड लेकर आएंगे, चैंपियनशिप जीत कर आएंगे। आपके जो ओपोनेंट हैं नीरज चोपड़ा, वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी थ्रो आपसे कम ही रही है। आप 3 बार कर चुके हैं 90 मीटर के से ज़्यादा की जो थ्रो है, और वो शायद एक ही बार कर चुके हैं, लेकिन स्टिल हमें पता है कि आप स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और बेस्ट ऑफ लक। छा जाइए आज भी और आगे चैंपियनशिप में भी। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात दोबारा से एशिया कप की, अपनी क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैच से बात निकलकर कहीं ना कहीं सियासत की तरफ चली गई है, और जब वो इस तरफ चली गई है तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आज का जो मैच है यूएई के साथ पाकिस्तान का एशिया कप में जो शेड्यूल है, वो मैच पाकिस्तान ने खेलना है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता हमारी टीम ने कल प्रैक्टिस तो खूब की है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है और मैच रेफरी को तब्दील कर दिया जाता है आईसीसी की जानिब से, तो फिर ही पाकिस्तानी टीम, क्योंकि वो अपने मौके पर डटी हुई है कि उसके बाद ही हम खेलेंगे आईसीसी की ये जो फैसला है, उसके बाद एशिया कप का कोई भी मैच। और आपने देखा कि एक जानिब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन पहले, लेकिन दूसरी जानिब हम प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं ताकि फैसला हो जाए और हम फिर खेल की इब्तिदा करें। तो सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, बताइएगा कि इस वक्त कितना कभी इम्कान है कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं आई, लेकिन बैक एंड पे जो रात से आपको पता चीजें चल रही हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले सुबह की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस सेशन तो किया था। उसके बाद जो अभी तक जो खबर आई थी, मैं कह रहा हूँ ये अभी तक कंफर्मेशन ही, लेकिन जो बैक एंड पे जो पता है कि पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए गए हैं, मैच रेफरी को पाकिस्तान मैचेस के अंदर चेंज कर दिया गया। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया था, पाकिस्तान रिजिड उसके ऊपर और उस पर काम अभी भी अल्लाह की जात ने दी है। ये मामला होने थे, देखें बहुत सी चीजें चल रही थी जी, पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। बाइकआउट करने का कोई फायदा नहीं था, नुकसान आपका ही होता, क्योंकि आप इस वक्त आईसीसी के खुद भी प्रेसिडेंट बैठे हुए, फिर जिस तरीके नहीं है, बड़ा एक प्रॉपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रुकन है आईसीसी का, उसकी बात का वजन होता है। मुझे पता है कहीं ना कहीं बात में लॉबिंग है, इंडिया की लॉबिंग है, सारे मामला हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी को हल्का नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मामला जो उनसे तय पा गए हैं। कल पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। साफ सी बात है, देखें जो हाथ मिलाने वाला मामला था, जो भी मामला थे, वो अपनी जगह है। ऐसा क्रिकेटर, ऐसा पाकिस्तानी नेशन, आप हैं चाहे मैं हूं, सबके दिल में एक ही चीज होगी कि अगर आपने जवाब देना है तो आप जाके उस ग्राउंड पे इतवार के दिन जवाब दें, टूर्नामेंट जीतें, इनका मुंह बंद करें। दैट्स द बेस्ट आंसर जो आप दुनिया को दे सकते हो इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो सारा मामला बना है, इसके पीछे हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस छुप गई और उस पर अब ज्यादा बात नहीं हो रही? देखें, ये बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे, चाहे हम भी ट्रांसमिशंस कर रहे थे, कुछ भी आप शोज देख लें, तो सब एक ही चीज के सीट के पीछे पड़ गए थे। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, उस चीज के ऊपर किसी ने बात इतनी ज्यादा उस दिन नहीं की। देखिए, अगर आप दोनों टीम्स का उस दिन मौजना करें तो लेट्स बी फ्रैंक, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। चाहे उनके बैटिंग यूनिट की बात करें, चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, आपको नजर आ रहा था कि वो जिस तरीके से उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ उनके पास प्लान्स क्या थे, उनके बॉलिंग यूनिट को आप देख लें। पाकिस्तान टीम को वही जो एक इशू हमारा रहा है कि मिडल ओवर्स के अंदर हमें जो एक हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डक्का लग जाता है कि हमारे रन अप बॉल भी नहीं होता। हम लोगों ने 10 ओवर्स डॉट किए, बहुत बड़ा एक क्राइम होता है किसी भी T20 क्रिकेट के अंदर, किसी भी क्रिकेट के अंदर। आपने 10 ओवर्स इस वक्त डॉट बॉल्स खेले थे, वो प्रेशर आपके ऊपर माउंट किया। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट साइम अयूब ठीक है, बॉल से परफॉर्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसको बिठा के समझाने की बात है कि भाई तुम वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो, तुमसे बैटिंग से हमें परफॉर्मेंस चाहिए। आप कंसेक्यूटिवली 3 या 4 मैचेस के अंदर इस वक्त खाता भी नहीं खोल पा रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस को ऐसा अच्छी नहीं जा रही। वो प्रेशर सारा माउंट होता है आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाय करो कि हाँ यार ये आके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल देगा, या शायद 40 बॉलें भी खेले लेकिन कम से कम रुका रहेगा विकेट के ऊपर। तो हमें पता है कि एक साइड आपकी सेफ है, दूसरी साइड बेशक मारधाड़ करती रहे। तीसरा फिर सबसे बड़ा एक इशू था, जब आप मैच फ्लो की बात करते हो,
हारिस को जिस पोजीशन पे भिजवा रहे हो वही पोजीशन है, उसके अलावा किसी पोजीशन पे वो नहीं खेल सकता, तीसरी यही ओपनिंग कर सकता है, इसके अलावा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं है, वो शॉट्स नहीं खेलने वाली। देखें हमारे जितने प्लेयर्स आउट हुए हैं इंडिया के खिलाफ वो सारे के सारे मिड विकेट रीजन को आउट खेलते हुए आउट हुए हैं, चाहे हारिस की बात कर लें, चाहे हसन नवाज की बात कर लें। सामने भी एक बाउंड्री होती है जिसको क्लियर करना नजर बताता है कि प्लेयर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, खास करके स्पिन के खिलाफ या किसी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ, जो आपके सामने साहबजादा फरहान ने किया था, बुमराह को छक्का मारा था। दैट शोज कि इतने कॉन्फिडेंट हो आप, वो कॉन्फिडेंस आपको मिडिल ऑर्डर में नहीं नजर आ रहा, उस चीज को काबू पाने की जरूरत है। आज एक नया दिन है, यूएई के खिलाफ मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे पता है कि यूएई ने आपको बड़ा क्लोज मार्जिन मैचेस आपको पता होगा ट्राई नेशन सीरीज में आपके करीब आए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम एक बड़ी टीम है, प्रेशर होता है बड़ी टीम के खिलाफ खेलने फायदा भी तो होगा। ट्राई नेशन सीरीज खेलने के बाद आपको पता चल गया है कि उनकी टीम किस तरह खेलती है, तो आपके लिए आज का तो आसान होगा फिर मैच। देखिए आसान कोई मैच नहीं होता जब आप इस वर्ज के ऊपर आ जाए कि दो चीजें चल रही हो। एक तो आप टूर्नामेंट के अंदर स्टेक पे हो कि आपका जो इसका सिचुएशन है, क्योंकि आप आज मैच जीतेंगे तो आप आगे प्रोमोट होंगे सुपर 4 के लिए। दूसरा जो मामला इस वक्त बैक एंड पे चले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ, पाकिस्तान टीम के साथ हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, अवाम का होता है प्रेशर कि आपसे तो बहुत ज्यादा होती है कि यार नहीं ये आप बाउंस बैक करेंगे संडे की, क्योंकि अभी अगर जो इतलात मुझे थी कि जो संडे की मैच की टिकट्स हैं अगर वो 700 दिरहम की है फॉर इंस्टेंस, वो क्लाइम करके 1300-1400 दिरहम की होगी, कि इतना ज्यादा ब्लैक में टिकट बिक रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा टिकट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि अब टसल वाला मैच है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके जो मामला हुए, आप वो जो आम एक इंसान है जो 26 करोड़ आम पाकिस्तानी बैठी है वो भी इस इंतजार में कि पाकिस्तान अगर कंट्रोवर्सी ना होती, ये कंट्रोवर्सी ना होती तो शायद इतनी टिकटें भी ना बिकती नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि अब टसल में लोग ज्यादा देखने आएंगे। अच्छा ये भी देखिए कि आपने साइकोलॉजिकली बात की कि यूएई से हम जीते हैं, वैसे तो हम साबित कर चुके हैं कि कोई भी टीम छोटी नहीं है, मैदान में आपको जीतना पड़ता है। जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें अमेरिका से हारकर, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकली कितना आप समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है जो खुलकर नहीं खेल सकी इंडिया के साथ, अब छुपकर खेल सकेगी इस सारी सियासत के पीछे? देखिए अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें, मैंने कहा ना सबसे बड़ा जो एक इश्यू रहा है आपका वो रन बॉल वाला रहा है। जब भी आपने देखा होगा जब बड़े मैचेस आते हैं, वो बड़े मैच का जो प्रेशर है शायद अभी तक हम सस्टेन नहीं कर पाए, खास करके हमारी बैटिंग ऑर्डर। देखें आपको बड़े टूर्नामेंट्स हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं, लेकिन हर मैच बॉलर नहीं जितवाएगा, कहीं ना कहीं आपके बैट्समैन का भी काम बनता है। टॉस मुझे पता है कि जैसे टॉस हुआ, मैंने कहा यार अच्छा हुआ टॉस आप जीत गए, बहुत से लोगों ने मुखालफत की, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पाकिस्तान टीम है, मैं पाकिस्तान की प्रीवियस बात नहीं कर रहा, इस पाकिस्तान टीम के अंदर क्या इतनी सख्त है, लेट्स बी फ्रैंक, कि वो चेस कर सकें? नहीं है, क्योंकि आपके पास मैंने गिनवा दिया, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपके पास कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि स्टेबल इनिंग्स खेले या जल्दी लड़के ऊपर से आउट हो जाए तो आके वो थोड़ा सा बीच में इनिंग्स को संभाल सके। आपको वो मसला नजर आपको आ रहा है, मुझे पता है बाबर की हमें याद आती है, रिजवान की याद आती है, जैसे भी थे कम से कम रन बॉल तो आपको नजर आता था। वो जो रोटेशनल पॉलिसी है, रोटेट द स्ट्राइक की बात करें, वो बिल्कुल ही हमारी खत्म हो चुकी है। 10 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स खेले हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्या आपका प्लान था, क्या आपका एग्जीक्यूशन? आप क्या समझते हैं? वैसे एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जब पीसीबी और चेयरमैन अपने तमाम तर जो है तरीकेकार अपना चुके हैं और बाबर को बाहर भी रख चुके हैं, बिठा भी चुके हैं, खिला भी चुके हैं, अब बाबर की भी सुनवाई होगी? आपको लगता है कि ये जो अभी करंट क्रिकेट की सिचुएशन है, क्रिकेट टीम की सिचुएशन है, इसमें बाबर को भी अब सुना जाएगा? देखें मैं आज भी इस चीज पे कायम हूं कि आने वाले T20s की अगर बात करें, फ्यूचर T20s की, तो शायद आपको बाबर या रिजवान में एक ही प्लेयर नजर आएगा खेलते हुए, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो। लेकिन जब आप हमने ही रट लगाई स्टार्ट की, चाहे जो भी जितने भी प्लेयर्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें या क्रिकेट के ऊपर जो बात करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट, शायद उस स्ट्राइक रेट के अंदर हम भूल गए कि यार कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो कि स्ट्राइक रेट नहीं मेरिट पे खेलते हैं और आके उस पोजीशन पे खेलते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने की, जिसमें बाबर थे, जिसमें आपके पास रिजवान थे। ये लड़के स्ट्राइक रेट करके हमें लड़कों को तो लेके यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब आप सैंपल साइज देखते हो किसी प्लेयर का कि उसने बैकएंड पे कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, कितने ज्यादा चले T20 खेले हैं, तो इतना ज्यादा सैंपल साइज आपका नहीं है। मैं पूरी अगर पाकिस्तान टीम को करूं, उनका तिलक वर्मा जो लड़का मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था उसको कंपेयर करूं तो उसके कोई 200 प्लस या 180 थे या 200 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस थे। हमारे तो इतने मैचेस नहीं होंगे टोटल हमारी टीम को मिला के। सैंपल साइज आपके पास इतना
लेकिन ये वो लड़के हैं जिनको आपको बैकअप करना है। आप अगर इनको बैकअप करना चाहते हो, फ्यूचर स्टार्स हैं, दुआ है कि अल्लाह करे कि आपको डिफरेंट टीम नजर आए, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चले इंशाल्लाह। अच्छा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगर हमारी टीम भी जीतती है और फिर जो अपनी कामयाबी है, जो अपनी विक्ट्री है, वो डेडिकेट कर देती है इसी तरह से अपनी फ़ौज पाकिस्तान को, या फिर ये जो अभी हालिया जो जंग हमने जीती है भारत से और उसको डेडिकेट कर देती है, फिर इनके लिए तो कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन टीम ऐसा कर चुकी है और उनके लिए तो कोई मसला पैदा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि जब हम करेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बर्दाश्त इतनी जल्दी में है नहीं है, बर्दाश्त हम में है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम कर ही जाते हैं कुछ ना कुछ। बर्दाश्त ये इतनी जल्दी करते नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको पता है क्रिकेट को बाकायदा एक रिलीजन माना जाता है इंडिया के अंदर। वो बड़ा डेप्थ के अंदर वो जाके इसको करते हैं। पाकिस्तान अगर करेगा तो मैं तो खुद भी चाहूंगा तो जिस तरीके बर्दाश्त से नहीं होगा। जैसे अभी भी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, मई का जिक्र जिस तरह से हम कर रहे हैं, नहीं होता बर्दाश्त। तो अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। क्रिकेट की सिचुएशन ताज़ा तरीन, विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि श्रीलंका के शहर कोलंबो में शुरू होने वाली है सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप। उसके इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने भूटान को 4 गोल से शिकस्त दे दी है और ग्रुप बी के मैच में पाकिस्तान को पहले हाफ के इख्तिताम तक 2-0 की सबकत हासिल थी और ये दोनों गोल मोहम्मद अब्दुल्ला ने किए। दूसरे हाफ में भी पाकिस्तानी हरीफ टीम पर हावी रहा। पाकिस्तानी जो टीम थी वो हावी थी। हमजा यासिर ने 67वें मिनट में गोल करके पाकिस्तान को मजीद सबकत दिलवाई, मुकाबला 3-0 कर दिया। और फिर मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 मिनट बाद 70वें मिनट में गेंद को जाल में डालकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल करते हुए पाकिस्तान को 4-0 की वाज़ेह बढ़तरी दिला दी, जो कि फैसला कुन साबित हुई। पाकिस्तान अपने दूसरे ग्रुप मैच में जुमे को मालदीव से टकराएगा। ग्रुप मरहले के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान का टकराव रिवायती हरीफ भारत से होगा। तो हम अपनी जो फुटबॉल टीम है उनको भी बेस्ट कहेंगे। तो ये था जनाब वो खेलों का गुलदस्ता जो हमने आपके साथ शेयर किया। ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। शामिल करेंगे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आज बात हो रही है गजा में, और बात ये हो रही है कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ दुनिया के सामने है। इज्तिमाई एहसास कहाँ गया, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुसलसल हुसैन तार साहब हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और हम उनसे एक सवाल करते हैं। तार साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरा सवाल ये है कि एक तो आप नावल लिख रहे हैं गज़ा के हवाले से, और एक अदीबी जो है वो, एक शायर जो है वो लफ्ज़ों से कुछ उखाड़ पिछाड़ करके शायद वो इस तरह का एक्सप्रेशन बना सके कि जो उसका इजहारिया बन सके उस अलमिये का। अदरवाइज़ एक आम आदमी के पास जो लुगत होती है या एक्सप्रेशंस होते हैं या तरकीबात होते हैं या मुहावरे होते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे बेबस महसूस करता है। इतना बड़ा ये इंसानी अलमिया है। एक इज्तिमाई शऊर भी होता है, मतलब जो उनको मार रहे हैं उनका इज्तिमाई शऊर कहाँ चला गया। वो इज्तिमाई एक गिल्ट भी होता है। एक पूरी कौम जो है वो किसी एक गलत बात पे इकट्ठा नहीं हो सकती, और हम जानते हैं कि बहुत सारे यहूदी जो हैं वो इसके मुकम्मल तौर पे खिलाफ हैं और उस पर प्रोटेस्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा उस पर। लेकिन ओवरऑल बाहर पूरी कौम का एक इज्तिमाई, और ना सिर्फ इस कौम के, मैं सिर्फ यहूदी की बात करूँ, बट ओवरऑल पूरी बैन अवी बरादरी की बात कर रहा हूँ कि एक इज्तिमाई फ़िक्र हमारी कहाँ चलेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहूदी जो हैं, हम पहले मसला ये था कि फ़र्क किया जाता था ज़ायनिस्ट में और जीव में जी। अब को मज़लम सा हो गया, यानी जो जीव हैं वो भी मोस्टली ज़ायनिस्ट जो उनका है एंगल। कोई बात हो, आप अगर बात करें कि जी गज़ा के बारे में कि 15,000 चिल्ड्रन मारे गए, रोज़ाना बमबारी होती है बेवजह, और मिलियमेट किया जा रहा है गज़ा को। मैं इसके बारे में एक नावल भी मैंने शुरू किया हुआ है, यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट उनके जर्नल्स की, नेतन्याहू की, कि गज़ा में जो भी शख्स है, बड़ा छोटा, औरत या बच्चा, वो जायज़ शिकार है हमारा, उसको मारना जायज़ है, इसलिए कि वो बच्चा भी बड़ा होकर टेररिस्ट बनेंगे। और ये तो वो आम कहते हैं ना, ये गोल्डा मायर ने कहा था पहली मरतबा, जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी ना, पता नहीं पोलैंड की थी, कहाँ थी जी जी, उसने कहा था कि पैलेस्टीनियन जो हैं ये 2 टांगों पे चलने वाले जानवर हैं,
यानी ये उतने इंसान नहीं हैं जितने हम हैं। तो ओवरऑल यहूदी जो एक उनके अंदर डर के, वो हमेशा उनका एक नारा होता है। एक ज्यू था न्यूयॉर्क में, वो न्यूयॉर्क को बड़ा अच्छा जानता था, किसी के थ्रू उसने मुझे पूरा न्यूयॉर्क दिखाया। और मैंने कोशिश भी नहीं कि इजराइल का वो बाशिंदा था, वैसे मैंने कोई ऐसे ही मैंने कोई बात वैसे की, मैं उसको लाजवाब नहीं करना चाहता था, कोई बहस नहीं। तो उसने कहा नॉट अगेन, ये उनका एक पेट है कि नॉट अगेन, यानी हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। अब जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यू हैं वो गजा के हक में मुजाहरे कर रहे हैं, और अमेरिका में भी, बाकी मुल्कों में भी, और जो भी अदीब हैं ज्यूस उनमें से बेशतर ने गजा के हवाले से आवाज़ उठाई है। हम ये नहीं कह सकते कि वो तमाम के तमाम मतलब है कि उसमें शामिल हो गए, नहीं। उसमें जो ज़मीर रखने वाले हैं या कॉन्शियंशियस जो ऑब्जेक्टर्स हैं वो खासी बड़ी तादाद में। अब मसलन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम ज़्यादा शेयर ज्यूज़ के, और उसमें बहुत ही इस किस्म के आर्टिकल छपते हैं इसराइल के हक़ में, और यहाँ तक छपता है कि भाई इसराइल को काम शुरू किया है तो उसको इस्लाम तक पहुँचाना चाहिए, दरमियान में नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसको भी एहसास कि एक और भी ओपिनियन, चुनांचे उसमें भी कभी कभार आर्टिकल आ जाते हैं। अब लेटेस्ट जो है न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंटरनेशनल एडिशन, ये एक साहब है उमर बार्टोफ, ही इज़ अ ज्यू, और वहाँ पे बाकायदा जो हॉलोकॉस्ट थी, ये भी लफ्ज़ एक ज्यू ने ईजाद किया, और नस्ल कुशी कह लें आप उसको जो उर्दू में, या जेनोसाइड कह लें, तो उसके एक्सपर्ट हैं जो अभी तक उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी तारीख मुरतब कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड हॉलोकॉस्ट एक्सपर्ट्स। ये उमर बाटो इज एन हॉलोकॉस्ट एक्सपर्ट एंड ही इज ए ज्यू। सही, उनका आर्टिकल, और उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है, बल्कि उन्होंने ये शिकायत भी की है कि जो हॉलोकॉस्ट के एक्सपर्ट हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता कि अब एग्जैक्टली फ़लस्तीनियों के साथ हम वही कर रहे हैं जो हिटलर करता रहा। सही, ये माइनॉरिटी में है, लेकिन दे आर देयर, और उसमें मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसका हेडलाइन है आई एम ए जेनोसाइड स्कॉलर, आई नो इट व्हेन आई सी इट। उसने कहा कि मेरे सामने हो रहा है और ये जेनोसाइड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आपको पता है, मतलब बड़ी वहाँ पे जो है बड़े जाइंट जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने करार दिया उनको क्रिमिनल, और कहा जाता है कि उन जजेस में एक आध ज्यू भी है। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि इज्तिमाई तौर पे सबका देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तार साहब, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर से ताल्लुक रखने वाले पीडियाट्रिक कंसल्टेंट पाकिस्तानी नयाद बरतानवी डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम से, जो तिब की दुनिया में इनकलाबी कारनामे अंजाम दे रहे हैं। और थैलेसीमिया में मुब्तला अफराद में चूँकि आयरन और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वो खून की शदीद कमी का शिकार हो जाते हैं, डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम ने जीन्स थेरेपी के जरिए थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों का इलाज करके उन्हें बीमारी से निजात दिला दी है। बरतानिया में पहली मरतबा थैलेसीमिया
में मुब्तला 2 बच्चों का जीन्स थेरेपी के जरिए कामयाब इलाज किया गया है, जिसके बाद थैलेसीमिया में मुब्तला रहने वाले बच्चे मामूल की जिंदगी गुजारने लगे और ये कारनामा गिलगित बल्तिस्तान के सपूत के नाम रहा है। डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम ने 2 बांग्लादेशी नयाद बच्चों का इलाज करने वाली जो टीम है उसकी क़यादत की। थैलेसीमिया से निजात हासिल करने वाले बच्चों को अब नया खून लगवाने से भी निजात मिल गई और नेशनल हेल्थ सर्विस ने इस नए तरीका इलाज को तस्लीम कर दिया है, जिसके तहत बीमारी में मुब्तला हजारों अफराद को भी इससे फायदा होगा। डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम की आबाई इलाके स्टोर समेत गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के शोबे समाजी मैदान में भी बड़ी खिदमत हैं और कोई भी मौका हो वो इंसानियत की खिदमत में पेश रहते हैं। मजीद डॉक्टर शेर अंजुम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। हमें तो खुशी है इस बात की कि हम उन लोगों की जो कामयाबियां हैं वो शेयर करें जो एक चेंज लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया में। और आपका ये जो जीन थेरेपी का चेंज है, किस तरह से राग़िब हुए, किस तरह से आपको मालूम हुआ कि इस जानिब जो है आपको बढ़ना चाहिए ताकि थैलेसीमिया के बच्चों और थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको जल्द से जल्द इस मोजी मर्ज से छुटकारा दिलाया जा सके? एक्चुअली मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ इन ब्लड डिसऑर्डर्स। तो मेरे पास काफी बच्चे हैं, कोहॉर्ट नंबर ऑफ पेशेंट हैं जिसमें हम सिकल सेल डिजीज कहते हैं, वो भी थैलेसीमिया की तरह एक बीमारी होती है। ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो लाइफ है बहुत मिजरेबल है। ये हर हफ्ते महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं, फिर इनको 2 दफा आना पड़ता है, एक दफा ब्लड टेस्ट के लिए, फिर वो दोबारा चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। और इस तरह इनके 2 दिन स्कूल से मिस हो जाते हैं। इसी तरह इनके पेरेंट्स को भी 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है वर्क से। फिर ये है कि इन्हीं बच्चों को जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं कोई तकरीबन 12 महीने तक, तो इनके जिस्म में जो आयरन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो आयरन है ये बहुत टॉक्सिक है जिस्म के लिए। इसकी वजह से इनका जिगर फेल हो जाता है, इनका हार्ट फेल हो जाता है, इनका जो ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो हार्मोन्स बनाता है वो इफेक्ट हो जाता है। तो फिर हम इनको एक चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, एक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। वो जो मेडिसिन है वो हफ्ते में 6 से 7 दिन तक पूरी रात इन्फ्यूजन देना पड़ता है सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे। तो आप इस तरह देखें। फिर ये जो बच्चे हैं जब मुझसे आके पूछते थे कि डॉक्टर साहब सिर्फ मैं क्यों हूँ, ये मुझे क्यों है, मैं क्यों आता ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, स्कूल में मैं अकेला ऐसा कि मैं ही क्यों हूँ, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं उसको फिर क्या करता, मैंने क्या किया कि जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको एक ही दिन बुलाता था, वेडनेसडे को 6-7 को एक इस वेडनेसडे को बुलाता था ताकि वो दूसरे बच्चों से मिला। तो ये मेरे लिए बहुत पेनफुल मोमेंट था। फिर हुआ ये कि मुझे पता था जीन थेरेपी का। मैंने 5 साल पहले कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था एक बच्ची के लिए, वो भी बांग्लादेशी बच्ची थी, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस उसमें था। जब फिर मुझे जीन थेरेपी का पता चला तो मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा था। फिर लकली हमारे यहाँ पे ये हुआ कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने हमें कोई फंडिंग दे दिया, कोई 3 मिलियन पाउंड। तो वो पूरे यूके के लिए उन्होंने कोई 7 मिलियन पाउंड उन्होंने मुख्तस किए थे। उसमें 4 पेशेंट जो है ना हमें पूरे यूके के लिए उन्होंने दिया था। अच्छा। तो उसमें से 2 पेशेंट जो ग्रेट ऑर्मोर स्ट्रीट हॉस्पिटल उनको मिले, 2 दूसरे हॉस्पिटल को मिले। तो जब पूरे यहाँ पे जो नेटवर्किंग है हमारी, उसमें जब ये डिस्कशन हुई तो बस मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। फिर मैंने उस पर बड़ा काम किया, पूरे सारे कोलीग्स ने काम किया, लेकिन मैं लकी रहा कि मैंने 2 पेशेंट आइडेंटिफाई किया है। उसमें मुझे 6 महीने से तकरीबन 12 महीने तक लगे। फिर वो बोर्ड में प्रेजेंट किया, फाइनली अप्रूव हो गए और फिर मैंने उनको ले जाके गौश में जीन थेरेपी की। जितना सुनने में आसान लग रहा है डेफिनेटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, उतना आसान नहीं होगा। एक तो ये जीन्स थेरेपी कैसे की जाती है और दूसरा ये कि हर थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो उसके लिए ये इलाज मौजू है। मतलब इसको जिस तरह से अब हमने देखा है नेशनल हेल्थ सर्विस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया और आपने कामयाब इसका वो भी किया है, पेशेंट्स को भी इससे निजात दिलाई है। तो क्या ये तमाम थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मौजू है और क्या क्राइटेरिया है, किस चीज से डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट जो है वो जीन्स थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता? शॉर्ट आंसर कि तकरीबन सारे पेशेंट है जो है ना वो जीन थेरेपी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन चूंकि अभी फंडिंग का इशू है, फैसिलिटीज का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, तो जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो मोर देन 12 ईयर्स से है। जबकि मेरा एक जो पेशेंट है थैलेसीमिया वो 10 साल का था। तो मुझे उम्मीद है अगले कुछ सालों में ये 6 साल तक हो जाएगी, फिर 3 साल तक ये जाएगा नीचे।
तो आपका दूसरा क्या क्वेश्चन था? सॉरी, जीन्स थेरेपी इससे ट्रीट किया कैसे जाता है? अच्छा, इसमें होता यह है कि जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो जीन होती है वो डिफेक्टिव होती है, फॉल्टी होती है। वो हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनाती, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, काम है, वो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब पूरे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये जो बच्चे हैं बहुत पीले लगते हैं, आंखों में येलोनेस कहते हैं, जर्दी हो जाती है और इनमें एनर्जी नहीं होती, थक जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो पेशेंट है, फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो जीन है उसको इन सिंपल वर्ड्स, जो नाकिस जीन है उसको हम हेल्दी या नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। जब जीन रिप्लेस कर देते हैं तो ये बच्चे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फिर यही बच्चे जो है ना, इनकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी है पूरे जिस्म में बेहतर हो जाती है, फिर दूसरे बच्चों की तरह फील करते हैं। बेहतरीन डॉक्टर साहब, इसका सोचना और इस पर अमल करना और फिर करके दिखाना, ये तो आप जैसे जो है ज़बरदस्त डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। ये बताइएगा कि हमें एनेमिक बच्चे भी दिखाई देते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी उनमें भी होती है, और हम देख रहे हैं थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो उनमें भी जो डेफिशिएंसीज हैं मौजूद हैं, ऑक्सीजन जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं उनके सेल्स ठीक तरीके से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, इनमें डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाता है कि एनेमिक बच्चों को इन बच्चों से? अच्छा, इसमें यह है ना कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है ना, थैलेसीमिया की जो बीमारी है ना वो प्रिवेंटेबल है, इसको आप इससे बचा रोक सकते हैं। फिर मैं एनीमिया के दूसरे बच्चों की तरफ आता हूँ। तो उसमें मैं यही कह रहा था कि अगर आप पब्लिक अवेयरनेस कर दें कि जैसे मस्जिदों में, स्कूलों में और कॉलेजेस में ये बता दें कि जो थैलेसीमिया की बीमारी है ये इनहेरिटेड डिजीज है, ये फैमिली की डिजीज है, जेनेटिक है, इसको आप रोक सकते हैं। आप कैसे रोक सकते हैं? उसमें या तो जो हाई रिस्क फैमिलीज हैं जिनमें थैलेसीमिया, उन सब की स्क्रीनिंग करें, या अगर आप पाकिस्तान में जो कंसेंगुइनस मैरिज है, जो कजन मैरिज है, उन दोनों को ये बता दें कि आप दोनों जेनेटिक टेस्ट करें, क्योंकि जो थैलेसीमिया है उसके लिए 2 जीन्स चाहिए, एक माँ से एक बाप से। अगर इनमें से एक का जीन फॉल्टी है तो कोई बात नहीं, उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, जब कैरियर होता है तो वो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, उनको एनीमिया होता थोड़ा सा जैसे आपने कहा, लेकिन वो बीमारी नहीं होती है। अगर फिर भी वो शादी करना चाहते हैं दोनों कैरियर, तो IVF का ऑप्शन है। IVF में जो ना एग्स और स्पर्म को मिला के जो एम्ब्रियो बनाते हैं, उस एम्ब्रियो में से बहुत सारे एम्ब्रियो बना के जो हेल्दी एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जो आयरन डिफिशिएंसी है वो बहुत सारी वजूहात हैं। एक ये कि जो रेड ब्लड सेल्स नहीं है, हमारा जो बोन मैरो है कोई ब्लड सेल्स बनाता है, उसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला, उससे थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज होता है। जो बाहर वाला होता है उसको हम स्पेरोसाइटोसिस, जो पाकिस्तान में नहीं है। जो सबसे कॉमन डिजीज पाकिस्तान में जो मैंने देखा है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। उसके लिए सिंपल फुल ब्लड काउंट करें, उसमें थैलेसीमिया कैरियर का भी पता चल जाता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का भी पता चल जाता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप जेनेटिक टेस्ट करते हैं, आयरन प्रोफाइल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और थैलेसीमिया का जो नया इलाज है जीन थेरेपी, किस तरीके से वो इस पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से पेशेंट्स जो हैं उनके वो रिकवर हुए, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान के नामवर क्लासिकल और गज़ल गायक लेजेंड उस्ताद अमानत अली खान की 51वीं बरसी मनाई जा रही है। आप शाम 84 होशियारपुर पंजाब के पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और जो फ़न मौसीकी में आप जैसे कि जानते ही हैं अपनी मिसाल आप हैं, उनका कोई सानी नहीं है। उस्ताद अमानत अली खान तक़सीम बर-ए-सग़ीर के बाद पाकिस्तान आए और लाहौर में रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। उस्ताद अमानत अली खान ने जो मिली नगमे गाए वो अमर हो गए, और आपका गाया मिली नगमा ए वतन प्यारे वतन बेहद पसंद किया गया। और उस्ताद अमानत अली खान का गाया ये मिली नगमा ए वतन प्यारे वतन आज भी बेहद मकबूल है और मुख्तलिफ कौमी प्रोग्राम्स की जीनत बनता रहता है। उस्ताद अमानत अली खान की फ़नी खदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया, और गायकी के फ़न में बामे उरूज पर पहुँचने वाला ये सितारा 17 सितंबर 1974 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गया, लेकिन आपके फ़न का सहर आज भी बरकरार है। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपको छोड़े जाएंगे उनके खूबसूरत गीत के साथ।